नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड फर्दर इलेबोरेट ऑफ द डेफिनेशंस। इसके बाद हमने करना है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि जिनके पास पावर होती है कि पार्टिसिपेट करने की, किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने की, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में। मैंने पहले बोला था कि वो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी एंड फाइनेंशियल डिसीजन में सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कंट्रोल ओवर दिस पॉलिसी। वो उन पॉलिसीज को चेंज नहीं कर सकते, उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जस्ट उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द फाइनेंशियल, बट नॉट कंट्रोल ओवर दोज पॉलिसी। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में बी गेन्ड बाय शेयर ओनरशिप, स्टेचर एंड एग्रीमेंट। आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हो कैसे, ओनरशिप में शेयर करके, मतलब मनी इन्वेस्ट करके, ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट करके, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। जब आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में आ जाओगे तो इट मीन्स आपके पास भी वो सारे राइट आ जाएंगे जो आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास थे। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है लाइक बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें आप पॉलिसीज मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नेचुरल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, डिपेंडेंस ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सारे क्या हमारे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में। यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेट बट नॉट कंट्रोल फाइनेंशियल का मतलब क्या है, डेट में भी गेन्ड बाय, कैसे गेन कर सकते हैं आप, ओनरशिप लेके, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको एसोसिएट में पार्टिसिपेट करके, शेयर्स होल्ड करके, या फिर उनके साथ एग्रीमेंट करके। तो अगर इन्वेस्टिंग पार्टी जो है वो होल्ड करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी, तो उनके पास अगर 20% से भी ज़्यादा वोटिंग पावर है, 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो वो क्या माना जाएगा कि दे हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन में। डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उस कंपनी के 20% से ज़्यादा उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। उसके बाद की मैनेजमेंट पर्सनेल वही आगे कि जिनके पास क्या करना है, जिनके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या करने की, प्लानिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, डायरेक्टिंग कर सकते हैं और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग आपको पता है उन्होंने क्या करना है, सारा कुछ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटिंग जो भी उन्होंने प्लान करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, डिसीजंस लेने हैं, और उनको जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको आगे डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो आप चाहे आप पेरेंट कंपनी हो चाहे सब्सिडरी कंपनी हो, तो आप जॉइंट वेंचर में हो तो आप उनको क्या कर सकते हो, वो कंट्रोल कर सकते हो। तो उनको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो वो भी क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टी होती हैं। तो जो भी रिलेटेड पार्टी होती हैं वो क्या कर सकती हैं कि मैनेजमेंट पर्सनेल, वो ये सारे फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव शेयर होल्डिंग, उनके पास क्या है, उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो शेयर होल्ड करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल क्लोज फैमिली मेंबर, इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि आप उस फैमिली के आप उस जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही हैं उनके साथ आपके क्लोजली फैमिली रिलेशंस हैं, चाहे आप वो एज ए ब्रदर सिस्टर है, चाहे वो एज ए ब्रदर सिस्टर जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, या उनके चिल्ड्रंस होते हैं, तो वो जो उनके साथ क्लोज फैमिली रिलेशंस हैं उनके बेस के ऊपर भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको IAS 24 के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स हैं वो करेक्टली क्या करने पड़ेंगे, फॉलो अप करने पड़ेंगे, अप्लाई करनी पड़ेंगे। इट मीन्स कि क्लोज फैमिली मेम्बर उनको कहा गया है कि जिनके पास ये पावर होती है कि वो दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे क्या है, क्लोज फैमिली मेम्बर है, जो हमें कोई बात मनवाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम बड़ी जल्दी अपने भाई की बातों में, बहन की बातों में या पेरेंट्स की बातों में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड विद अस। तो वो क्लोज फैमिली मेम्बर्स में आएंगे कि जो आपको क्लोज फैमिली मेम्बर्स में वो आएंगे दैट में भी इन्फ्लुएंस, और जो इन्फ्लुएंस्ड, जो इन्फ्लुएंस, इनमें इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है और जो इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं, मतलब करने की भी पावर, तो वो उस एंटिटी को डील करेंगे, हैंडल करेंगे कि वो फैमिली मेम्बर, तो उनके लिए उनको स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर एंटिटी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो अप करने पड़ेंगे। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो करेंगे। बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब, वो प्रॉपरली उसमें आपको डिस्क्राइब नहीं किया कि फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, लेकिन जो IAS 24 के अंदर आपको क्लोज फैमिली मेम्बर से रिलेटेड
स्टैंडर्ड बताए हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। क्लोज फैमिली मेंबर क्लियर हो गया ना, कि वो मेंबर्स जो इजीली इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर भी सकते हैं। देन आ जाती है एसोसिएट और जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप। पता ही है जॉइंट वेंचर की, जहाँ पर आपने जॉइंटली किसी बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में आप क्या बन जाते हो, आपके पास जॉइंट वेंचर हो गया, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंटली क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप उसमें इट इज़ नाइदर कंट्रोल नॉट जॉइंट वेंचर नॉर जॉइंट वेंचर। आपने जस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है और जॉइंटली उनके साथ आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पी लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन क्यू लिमिटेड। पी का जो है वो क्यू लिमिटेड कंपनी में क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों है, इन दिस केस क्यू इज कॉल्ड एज एन एसोसिएट। क्यू को हम क्या बोलेंगे कि वो एसोसिएट कंपनी है, और पी क्या हो जाएगा, उस कंपनी का इन्वेस्टर। देखो मेरा आपकी कंपनी में सिग्निफिकेंट है, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं क्या हुई, इन्वेस्टर, और वो क्या हुआ, मैं इन्वेस्टर हुई, तो दूसरा पर्सन क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, कि जिसकी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो हमने मिलके क्या बना लिया, जॉइंट वेंचर बना लिया। जॉइंट वेंचर क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कि हम दोनों को उसमें से क्या होगा, बेनिफिट होगा, और इसमें हम जॉइंटली, दोनों ही जॉइंटली क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो विच इज जॉइंटली कंट्रोल बाय टू, जितने भी उसमें पर्सन्स होंगे वो जॉइंटली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे टू और मोर देन पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटिंग है, चाहे वो ऑपरेटिंग पॉलिसी से रिलेटेड है, वो उसको जॉइंटली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जैसे ये एग्जांपल दी है, यू लिमिटेड कंपनी है, उसमें एच लिमिटेड और एल लिमिटेड है, उन्होंने अपना शेयर जो है वो इक्वल जो है वो शेयर डाला है। अब एल लिमिटेड के अंदर आगे एस के और एम आ रही है, तो ये जॉइंटली इस कंपनी में, इन तीनों ने जॉइंटली इस कंपनी में पैसा क्या किया है, शेयर अपना इन्वेस्ट किया है, तो वो जॉइंटली इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, उनकी ऑपरेटिंग और पॉलिसीज को। उसके बाद आ जाती हैं नॉट रिलेटेड पार्टीज। नॉट रिलेटेड पार्टीज का मतलब जो आपस में रिलेटेड नहीं है, वो कंपनीज जिनके पास जो कॉमन कोई भी, मतलब उनके पास कॉमन कोई अपनी डीलिंग, म्यूचुअल डीलिंग्स नहीं है, कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो क्या होंगी, नॉट रिलेटेड पार्टीज। जो एक सिंगल कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होंगे, नॉट रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, पार्टीज लिस्टेड बिलो इन कोर्स ऑफ नॉर्मल डीलिंग, जो एंटरप्राइज के साथ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस करती हैं, लाइक अ पब्लिक यूटिलिटीज़ जो गवर्नमेंट्स होती हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं जो कि किसी के साथ रिलेटेड ही नहीं होती, गवर्नमेंट का किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, प्राइवेट कंपनी आपस में ज्वाइंट रिलेटेड हो सकती हैं, बट इनका कोई भी लिंक जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं डिस्क्लोजर। ना उन्होंने बोला है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड है, या जो रिलेटेड पार्टी से इंफॉर्मेशन है, वो सारी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जो भी आप रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हो, वो सारी की सारी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, और जिनका अफेक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ता है, वो सारा हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ देयर एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टी के बीच किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो डेट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी, तो वो रिलेशन जो है वो डिस्क्लोज करती है उस रिलेटेड पार्टी के बीच में, और उसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ता है उनका रिलेशनशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी। हर कैटेगरी में अपने सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करना, क्या क्या आएगा, नेम ऑफ ट्रांजेक्ट रिलेटेड पार्टी, कौन कौन सी वो ट्रांजेक्शन्स करती हैं, वो नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या परफॉर्म कर रही हैं वो, कितना उन्होंने अमाउंट जो है वो अमाउंट उनका कितना था, टोटल ट्रांजेक्शन जो हुई है वो कितने अमाउंट की थी, किस डेट को उन्होंने रिलेटेड पार्टी में वो कन्वर्ट हुए हैं, कौन सी आइटम्स उनकी अमाउंट, कितना अमाउंट है जो उनका आउटस्टैंडिंग आइटम से रिलेटेड है, पता ये सारी कितनी की उन्होंने गुड्स को परचेज किया, सेल किया, फिक्स एसेट कितने किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वो अपनी जो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन्स है उनकी
जो है वो वैलिड परफॉर्म जो है वो नहीं हो पाएंगी। क्या रिसर्च डेवलपमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट, वे सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज, पेरेंट्स और सब्सिडरी के बीच में क्या रिलेशन होता है? पेरेंट कंपनी को अपनी जो नेम है वो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल किसका होगा? पेरेंट कंपनी का। तो इसमें सब्सिडरी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी को अपने पेरेंट कंपनी का नेम, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ताकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो, जो सीनियर पेरेंट कंपनी होती है, उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर सब्सिडरी कंपनीज को पता होंगी, उनको नॉलेज होगी, तो ही वो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर पाएंगे? परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन जो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट पर्सनल कॉम्पनसेशन किस कैटेगरी में? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, टर्मिनेशन के बेनिफिट क्या है, कॉम्पनसेशन के बेनिफिट क्या है। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो ही मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कंट्रोलिंग कर पाएगी, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो डिस्क्लोजर का मतलब कि हमें 24 जो है उसके अकॉर्डिंग, हमें IAS 24 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस क्या करनी पड़ेंगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, चाहे वो हमारी एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि उनका अफेक्ट जो है, जितने की भी हमने कोई परचेजेस की हैं, सेल्स की हैं, एसेट को परचेज सेल किया, वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें ट्रू इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड हमने जो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी है वो हमारी एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस होगी, मतलब एग्रीगेटेड हमने डिस्क्लोजर करना है। ये नहीं कि एक कंपनी का, मैंने पेरेंट कंपनी का डिस्क्लोज कर दिया, पेरेंट और सब्सिडरी दोनों का एग्रीगेट, जॉइंट वेंचर है तो उनका एग्रीगेट हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ये लास्ट में ये पूरे चैप्टर का ना उन्होंने समरी बना के दे दिया है, ये एक बार देख लेना। अदरवाइज ये एक डिफरेंस दिया IAS 24 एंड IAS 18 के अंदर, IAS अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग